हाय संजना, हाउ आर यू? I'm very well, Mohit. How are you? गुड गुड। क्या चल रहा है? काफ़ी चीज़ें नए ट्राई कर रहे हो आप लोग। ड्राइविंग एस्पायरर्स कोचिंग का आप देख रहे हो, प्लस उसके बाद में अभी रिसेंटली कुछ आपने पोस्ट किया लीडरशिप, उसके लिंक्डइन पे न्यूज़ लेटर्स भी पोस्ट कर रहे हो, वो क्या चीज़ है? हाँ, मैंने राइटिंग स्टार्ट करी थी स्टाइलिंग के बारे में पढ़ने के लिए, प्लस मैंने पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था अपनी स्टाइलिंग को एक शेप देने के लिए। पर मुझे ऑनेस्टली इंस्टाग्राम पे मज़ा नहीं आ रहा था। अपना एक्सप्रेशन आप इंस्टाग्राम पे ना पब्लिकली ज़्यादा हो जाता है, अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हो, तो इसलिए मैं फिर राइटिंग में आ गई। करीब मेरे 10 ब्लॉग्स हो गए थे। मैंने अगस्त एंड में स्टार्ट किया था एंड यहाँ आने तक मुझे लगा कि सिर्फ स्टाइलिंग नहीं और भी बहुत कुछ है जो हम राइटिंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मैंने फिर इसलिए रेगुलर ब्लॉग स्टार्ट किया। तो स्टाइलिंग पे कोई पर्टिकुलर जॉनर में आप ट्राई कर रहे हो या कैसे कर रहे हैं? अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं। मेजरली मेरे को स्टाइलिंग, इमेज, इन चीज़ों के अराउंड अपना करियर शिफ्ट करना था, तो इमेज कंसल्टेंट्स में एक पार्ट आता है पर्सनल स्टाइलिंग, जो मुझे लगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर उसमें आप स्पेसिफिक बहुत चीज़ों में जा सकते हो। मैं अभी आपके वर्किंग के हिसाब से कैसे अपनी स्टाइलिंग यूज़ करनी चाहिए उस पर फोकस कर रही हूँ। देन पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मेंस स्टाइलिंग की हमारी पूरी वर्किंग कल्चर में बहुत कमी है, तो वो एक मेरा फोकस बनता गया। कलर्स एक टॉपिक है जो उसमें ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि कलर्स हम लोग नहीं समझते, कलर्स का बहुत अच्छा रोल होता है स्टाइलिंग में, तो फिर मुझ पे आती है। अभी जैसे आपने बोला इमेज कंसल्टिंग वाला, तो इमेज कंसल्टिंग का ये एक पार्ट है केवल? यस, इमेज कंसल्टिंग एक बहुत बड़ा वो फ्रेम है। Okay. उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। आपका इमेज इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, आप अपने वर्क पे, अपनी किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी एडवर्टाइजिंग में, बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। और इमेज कंसल्टिंग आप कर भी बहुत तरीक़ों से सकते हो, तो उसमें से एक सिर्फ है पर्सनल स्टाइलिंग, जो और इसके अलावा शॉपिंग एक सेक्शन आ जाता है। दीजिए, शॉपिंग भी एक पार्ट आ जाता है, पर्सनल शॉपर्स होते हैं। देन सिर्फ कलर्स से रिलेटेड भी इमेज कंसल्टेंट्स होते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉनर के लिए, सिर्फ वुमेन, सिर्फ मेन, या इंडियन वुमेन, इंटरनेशनली स्पेसिफिक एरिया का, उस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें कंसल्टेंट्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। चलो आपसे सीखते हैं सारी चीज़ें कैसे क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें शायद एक बार में ना सीख पाएँ, बट डिस्कस करते हैं हम लोग कैसे इसमें। मैं भी सीख रही हूँ अभी। आपने एक बात बोली, मेन के लिए स्टाइलिंग वाली पार्ट अगर देखें तो शायद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए भी नहीं है, और लिटरली जैसा मुझे जितना पता है वो इतना स्टाइल पे अभी तक ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। एग्जैक्टली। स्टाइलिंग का एक रोल हम समझते इतना नहीं है सोसाइटी में शुरू से ही, एंड स्पेसिफिकली स्टाइलिंग वुमेन के लिए ज़्यादा देखा जाता है, मेन के लिए उसकी सिग्निफिकेंस देखी ही नहीं जाती। हमने अपने आप को सोसाइटी को ऐसे फ्रेम कर लिया है कि मेन में काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे दिखते हैं, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आता है, वो चीज़ के बारे में वो सोचते नहीं हैं। जबकि अगर आप एक ब्रांड की तरफ चले जाओ, जब आप एक अपना करियर बना चुके होते हो, या आप एक लीडर बन चुके होते हो, या आप अपने नॉट जस्ट लीडर, अपने किसी काम में इस्टेब्लिश हो जाते हो, आपकी इमेज बहुत मैटर करती है। उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, जो लोगों को समझ नहीं आता। क्योंकि अगर जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ से कोई निकल भी रहे ना, तो आप उसे बात नहीं कर सकते, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व इतना नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको देख रहे हो और उसका फर्स्ट इम्पैक्ट आपके माइंड में आ जाएगा, और वो फर्स्ट इंप्रेशन उसी स्टाइलिंग से फॉर्म हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपके बोलने से भी पहले आपकी स्टाइलिंग से बन जाता है। क्या लगता है ये जस्ट बिकॉज कि कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है रीज़न कि अगर लेडीज़ में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं स्टाइलिंग के, और मेन में अभी ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए गए। मेन इसका रीज़न क्या है? कॉमर्स है कि उसमें ऑप्शंस नहीं मिलते, या फिर कहीं कोई बैक एंड में चला आ रहा है सालों से, कभी कोई इस पर ध्यान नहीं गया? एक, क्योंकि सालों से चला आ रहा है, कल्चरली हमारी सोसाइटी में वर्किंग वुमेन अब बढ़ रही हैं, पहले इतनी नहीं थी। वुमेन हैड लॉट ऑफ टाइम टू स्टे एट होम, एंड तब आपके घर के कामों के बाद अलावा एक वो कल्चरली श्रृंगार वाला जो फॉर्म आ जाता है, उसमें स्टाइलिंग एक पार्ट नेचुरली बनता गया, जो अब आके करंटली बुटीक कल्चर, मॉल्स वगैरह की वजह से वुमेन आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इट, कि अगर वर्किंग नहीं है तो घर में अगर कुछ है, कोई ओकेजन है तो उसके लिए खास तैयार होना है, दैट इज़ लाइक अ रूटीन फॉर वुमेन कि उनको तैयार होना है। तो उस वजह से वो चीज़ ज़्यादा है, और वो चीज़ मेन में मिसिंग है, वो मेन में कभी थी नहीं। हाँ, एक रीज़न मेरा मेन स्टाइलिंग में आने का ये भी रीज़न है, बिकॉज आई ऑब्जर्व कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। और ऑनेस्टली अगर उससे देखें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, तो समवेयर इट्स ईजियर टू गेट मनी हियर। क्योंकि लेडीज़ अपने आप में ही तैयार होना और बहुत सारी स्टाइलिंग वो देखती रहती हैं, वो ऑनेस्टली उस चीज़ में ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टेड होती हैं कि उनको एक फर्स्ट लेवल अपने लेवल पे वो कर चुकी होती हैं। स्पेसिफिकली जब आप कॉलेज में आ जाते हो या उसके बाद जॉब शुरू कर देते हो, तो देयर इज़ ऑलरेडी वन माइंडसेट, एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज़,
कि वो एक लेवल अचीव कर चुकी होती है, उनको एक पुश चाहिए होता है एक्स्ट्रा सही या गलत बताने के लिए, उनका बेस सेट होता है। बट मेन में वो चीज़ बहुत कम है, और अब मैं क्योंकि नोटिस ज़्यादा करती हूँ तो मुझे और ज़्यादा ज़रूरत लग रही है उसकी। इसमें और जरा सा थोड़ा सा भी आप अगर अवेयर करा दो ना, तो वो लोग शायद पे करने को भी रेडी हो जाएंगे हाँ लोग। एग्जैक्टली, फॉर देमसेल्व्स दे विल बी मोर ईगर टू पे दैन। अगर हम ये भी देखें कि समवॉट अभी भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, तो women are not investing into this as much as men will. At least the women who are not going out of their houses हाँ. for job or something. हाँ. segment तो बहुत अच्छा चूज किया है। ये मैं करना चाहती थी, मतलब ऑनेस्टली अगर मैं अपना इस थोड़ा सा पीछे हट के बात करूँ ना, मैंने जब अपना एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर करियर शुरू किया था, तो उस टाइम पे आई हैड दिस चॉइस, मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट, कलर्स, क्राफ्ट, फैब्रिक से शुरू से रहा है। और जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी तो आई हैड ऑल्सो, मैंने MCA किया, आई हैड ऑल्सो गिवन एग्जाम फॉर मास्टर्स इन डिज़ाइन। अच्छा। और वो विदाउट प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छी रैंक आई थी, मेरी निफ्ट में रैंक 51 आई थी विदाउट एनी प्रिपरेशन, और इंडिया रैंक। तो उस डायरेक्शन में क्यों नहीं गए? उस टाइम कंप्यूटर साइंस में एक चीज़ है जो मैं करना चाहती थी। क्लास 8 से जब मैंने कोडिंग शुरू करी थी ना प्रॉपर वाली, तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और तब मेरे को था कि मैं कंप्यूटर्स में ही आगे जाऊँगी। ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर्स में करी थी, तो मैंने सोचा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें करके इसी में कंटिन्यू करते हैं। प्लस उस टाइम मुझे कोई एक मिला था फैमिली में ही कोई, उन्होंने मेरे को बताया कि वो ताइवान से, मेरी मामी है वो ताइवान से, उनकी कोई फैमिली में है लेडी जो हर 10 साल बाद अपने लिए एक नया करियर ढूंढ लेती हैं। तो वो एक करियर में 10 साल रहती हैं, वो पूरे एक्सप्लोर करने के बाद 10 साल बाद नया करियर। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था, तो मुझे लगा कि हाँ एक लाइफ है आपके तो पास। 10 साल में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया उन्होंने, हाँ. एक ही चीज़ को पूरे डेप्थ तक जा करके फिर नई चीज़ पे स्क्रैच से स्टार्ट करना। तो वो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा ये चीज़ मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने अपने लिए एक टाइम सेट किया था कि मैं अभी सॉफ्टवेयर में जा रही हूँ, 10-15 साल बाद शिफ्ट कर लेंगे। तो वो शिफ्ट करने में 10 साल हो गए कि नहीं? अभी 8 साल हो गए मेरे 8 हो को, गए। नहीं 9 साल हो जाएंगे जान में, तो 8.5 साल हो गए। तो बहुत जल्दी एक नया शिफ्ट आने वाला है। हाँ, तो मुझे ये है कि अगले 2 साल में कुछ नया ढूंढ के शिफ्ट करना है। तो ये वो ट्रांजिशन शुरू हो चुका है, और ट्रांजिशन मेरी एक्सपेक्टेशन से जल्दी ज़्यादा शेप हो रहा है। अच्छा जी। मैंने इतना नहीं सोचा कि इतनी स्पीड में बढ़ जाएंगे। जैसे थ्राइविंग स्पायर्स भी हमने फरवरी में शुरू किया था, तो अभी तक कुछ तो हमारा बेस सेट हो गया है। अब ये भी स्टाइलिंग में मैं इसको फॉर्मलाइज नेक्स्ट मंथ तक करने का सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ बर्थडे पे इसको रिलीज़ कर देंगे फॉर्मली। तो 10 साल से पहले मुझे लगता है कि मैं शिफ्ट कर जाऊँगी। तो अभी जितना मैं आपको जानता हूँ, हम लोग टोस्ट मास्टर्स में मिले थे, और टोस्ट मास्टर्स में भी आप बहुत एक्टिव हो, नॉट ओनली एक्टिव इन योर क्लब्स बट द एरिया डिवीजन जो यू हैव ऑलरेडी मैनेज, और आज भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वाले पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे, और उस पर बहुत अच्छे लेवल पे मैनेज कर रहे हो चीज़ों को। साथ में कंपनी जॉब भी कर रहे हो, वो भी ऑलमोस्ट फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम ही जॉब है। हाँ, फुल टाइम जॉब है। हाँ, 2 वर्क फ्रॉम होम है, बट है फुल टाइम जॉब ही। बट उसके साथ में थ्राइविंग स्पायरल्स जो आपने फरवरी में स्टार्ट किया, और भी बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, और फिर अब ये नेक्स्ट ईयर मैन स्टाइलिंग एंड कलर स्कीम्स वाला सारी चीज़ें करो। ये सब चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज हो रही हैं? प्लस क्या अपना ऑफिस जो जॉब है वो हैम्पर नहीं होता इससे? ये चीज़ भी आई थिंक मैंने टोस्ट मास्टर्स से ही सीखी है। टोस्ट मास्टर्स से एक सबसे बड़ी लर्निंग मेरी रही है टाइम मैनेजमेंट। जब मैं एरिया डायरेक्टर में आई थी रोल में, उसके बाद मुझे लगा कि सिर्फ अपने काम के साथ और अपनी जितना भी मैं क्लब में रोल करी थी उसके बियॉन्ड टाइम है, और टाइम आप मैनेज करने चाहो तो ही हो सकता है। प्लस ये शुरू से भी मेरा लाइफ में रहा है कि मैं हमेशा जो भी कर रही होती हूँ उसके साथ कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन करी थी, मैं पेंटिंग साथ सीख रही थी, सॉरी जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो उसके में मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। अच्छा। वो कंप्लीट करते करते फिर कोविड में वो छूटा, तो कोविड में टोस्ट मास्टर्स शुरू हुआ। और टोस्ट मास्टर्स में इनिशियल ईयर्स में तो सारे क्लब रोल्स में, जैसे छोटे से छोटे रोल में हमने 2-2, 3-3 दिन लगते थे, अब वो नहीं लगते। लेकिन उसके साथ साथ मैं टाइम मैनेजमेंट सीख गई। ये जब एरिया डायरेक्टर रोल में आई, डिवीजन डायरेक्टर रोल में आई, तो अलग अलग इवेंट्स का काम किया, अलग अलग क्लब विजिट्स करने में ये हो गया कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब वो जब चीज़ आप सीख जाते हो तो आपका एफर्ट उसमें कम लगना शुरू होता है, तो आपको पता है कि आप वो टाइम दे सकते हो, और वो टाइम देना आ गया तो मैं इन चीज़ों को टाइम दे पाऊँ। तो ये जो इवेंट्स मैंने इवेंट्स को मैनेज करना शुरू किया था, तब से आपको लगा कि टाइम मैनेज हो सकता है प्रॉपर? इवेंट्स बहुत, या फिर जब क्लब की मीटिंग्स अटेंड करते थे वहाँ पे एक टाइमर का रोल होता है, वो आपको टाइम पे क्लब की मीटिंग को अटेंड करता है, क्या वहाँ से भी कुछ सीखा था? वहाँ से मैंने अटेंटिवनेस सीखी थी। क्लब के जितने भी टाइमर वाले रोल्स हैं, ग्रामेरियन वाला रोल है, काउंटर वाले रोल है, इनसे मैंने अटेंटिवनेस सीखी। जब डीओ वाले रोल्स में आए ना, तब वहाँ से टाइम मैनेजमेंट सीखा। इवेंट्स से सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही बहुत कुछ सीखा। टाइम मैनेजमेंट सीखा, इवेंट्स में क्या क्या करना होता है, उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। डेलीगेशन सीखा। डेलीगेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी डू नॉट डू। और आप जब डेलीगेट करना सीख जाते हो
तो आपका टाइम और बढ़ जाता है, तो वहाँ से वो टाइम मैनेजमेंट में आ जाता है। प्रॉब्लम यही आती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कि डेलीगेशन हम लोग करते ही नहीं। हाँ, हमें होता है कि सब कुछ हम कर लें। एक होता है उसका रीज़न हमें डेलीगेट करना नहीं आता, दूसरा होता है क्वालिटी परफेक्शन वाला। और वो चीज़ भी समझना कि आपको थोड़ा सा परफेक्शन छोड़ना पड़ेगा, दूसरे के पर्सपेक्टिव को स्पेस देना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव को छोड़ के, तब आप वो काम दूसरे बंदे पे डाल पाओगे और अपना वो टाइम कहीं और डाल पाओगे। तो वहाँ से टाइम मैनेजमेंट सीख करके वही सारे जो भी आपने स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स प्लस इवेंट मैनेजमेंट एंड सारी चीज़ें जब करी, वहाँ वाली जो लर्निंग थी वो आप यहाँ पे ला पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जॉब भी प्रॉपर चल पा रही है एंड अदर चीज़ें जो भी है मैनेज हो पा रही है। और जॉब के साथ साथ एक चीज़ ये भी सीखी कि अगर आपका टाइम 9 to 6 है जॉब का, तो उसको उतना ही रखना है। अच्छा, 6 बजे के बाद ये सामने से आपको बोलना पड़ेगा क्लाइंट को कि भैया अगला काम कल होगा, ये मत एक्सपेक्ट करो कि अगला काम अभी हो जाएगा। वो बाउंड्री उनको कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये एक ग्लोबल वो बन चुका है माइंडसेट कि इंडिया वाले तो हर वक्त काम करके दे देते हैं। पर मैं ऐसी हूँ कि मेरे को अगर 4:45 बजे या 6 बजे 5 बजे के बाद अगर कुछ भी काम मिलता है ना, तो मैं उनको पहले बता देती हूँ कल होगा, ये आज नहीं होगा। ये एक्सपेक्टेशन मत लेकर चलो, चाहे मेरा मैनेजर हो, चाहे मेरा, क्योंकि क्लाइंट जर्मन है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, चाहे मेरे क्लाइंट पे कोई भी लोग हो, वो कम्युनिकेशन में फर्स्ट डे से क्लियर रखती हूँ कि काम 9 to 6 ही करती हूँ मैं, उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ। उसके बाद अगर आपको अवेलेबिलिटी चाहिए तो मेरे को दिन में पहले बता दो, तो मैं उतनी देर कम काम कर लूँगी जितना मैं आपको बाद में टाइम दे रही हूँ। तो वो क्लियर कम्युनिकेशन भी लेकिन मैंने टोस्ट मास्टर से ही सीखा। टोस्ट मास्टर से 5 साल मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्लियर कम्युनिकेशन मैंने वहीं से सीखा है, टाइम मैनेजमेंट में वहीं से सीखा है, अपने काम में कॉन्फिडेंस लाना भी वहीं से सीखा है। काम में हमेशा से क्वालिटी करती थी, ये मुझे मेरे फीडबैक से समझ में आ रहा था, पर मुझे उसमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस टोस्ट मास्टर से आया। कॉन्फिडेंस काम पे खुद को करने का, जो आप काम कर रहे थे उसका फीडबैक मिल रहा था। हाँ। और कॉन्फिडेंस, यूजुअली कॉन्फिडेंस क्या होता है कि स्टेज पे जाकर के या फिर कोई भी एक्टिविटी करना, हाँ। ये कॉन्फिडेंस है। बट ऐसी क्या चीज़ थी जो आप ऑलरेडी कर रहे थे, आपको फीडबैक भी ठीक ठाक मिल रहा था, ये कहाँ से आया कि अब मैं जो काम कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ? ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे आया? ये डिफरेंस टोस्ट मास्टर्स में आई, कैसे मैं आपको ये बताती हूँ। कोविड के अराउंड, जब कोविड जस्ट स्टार्ट हुआ था, मेरे को ऑफिस में काम प्रेजेंट करना था अपना एक वेबिनार में। वेबिनार में कोई ऑडियंस नहीं है, मुझे सिर्फ लॉगिन करके अपना काम प्रेजेंट करना है, जो काम मैं 2 महीने से कर रही थी। और मेरे को 15 दिन मिले थे वो प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन वेबिनार में अच्छे से नहीं दे पाई। मेरी आवाज़ उसमें पूरी में शिवरिंग है, साफ पता चल रहा है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। और मुझे फिर वो था, अगर मैं 2 महीने जो काम कर रही हूँ वही मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जब मुझे पता है कि सामने से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, कोई फीडबैक नहीं मिलने वाला, अगर वो नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं वो कमी है कॉन्फिडेंस की। फिर उसके बाद टोस्ट मास्टर्स का हमारे ऑफिस से जब अपॉर्चुनिटी आई, तो फर्स्ट मीटिंग में ऑर्डर हुई थी कि बस मुझे कोई ना पिक कर ले। पर फर्स्ट मीटिंग के बाद मुझे ये पता था कि यहाँ मैं कुछ सीख लूँगी, कुछ करना तो है यहाँ पे। हाँ। और वो सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए जो ज्वाइन किया, वो हर मीटिंग में जब आपको फीडबैक मिलता है, जब आप कुछ गलती करते हो, अपना जो पर्सनल इंटरनल फीडबैक होता है वो नेक्स्ट टाइम जब इम्प्लीमेंट कर पाते हो, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस आई फील आपका जब अपने अंदर से बनता है ना, वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है दैन जो आपको फीडबैक मिल रहा है। यूजुअली अंडर कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है जिसमें लोग स्टेज पे ही नहीं जा पाते, कभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो भी छोड़ देते हैं। हाँ। ये अंडर कॉन्फिडेंस वाला स्टेज आ जाती है। फिर देन कॉन्फिडेंस वाली स्टेज आती है जहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत होती है, या फिर कोई अगर कहता है, पुश भी करता है कि आपको स्टेज पे जाना चाहिए, रोल्स लेने चाहिए, तो आप वो लेना स्टार्ट कर देते हो। ये कॉन्फिडेंस के तक की स्टेज आ जाती है। बट ये एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस है जिसमें आपको खुद लगने लगता है कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ। हाँ, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आता है। जब मैं स्पेसिफिकली डिवीजन डायरेक्टर रोल में आ गई थी, तब बाकी क्लब्स में जब जा रहे हो ना आप, तो आप वो टैग लेकर जा रहे हो कि आप डिवीजन डायरेक्टर हो। तो अगर कुछ भी वहाँ हो रहा है उस मीटिंग में, वो सही नहीं चल रहा, तो वो आपको देखेंगे कि आप उनकी हेल्प कर दोगे। आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो ना हो, वो आप उनकी हेल्प कर दोगे। वो उनको जो रिक्वायरमेंट है ना, वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी वो चीज़ आ जाती है। एंड ये चीज़ ऑनेस्टली तभी आई है, मैंने ऑफलाइन मीटिंग्स उसी रोल में शुरू करी थी। मैंने ऑफलाइन स्पीच आज तक नहीं दी थी। अच्छा। उस क्लब में भी मैंने सारे रोल्स कर डिवीजन डायरेक्टर जब बने तब? हाँ, तब मैंने ऑफलाइन स्पीच एज अ प्रोजेक्ट आज तक नहीं दी है। अरे मैंने सारे रोल्स कर लिए क्लब के लिए, और उसमें मेरे को ये होता था कि जब तक क्लब मेंबर कोई रोल फुलफिल नहीं कर पा रहा ना, तब तक मैं स्टेज पे ना जाऊँ, क्योंकि उनका क्लब है, ये उनकी अपॉर्चुनिटी सीखने की, मैं वो रोल लेके वो अपॉर्चुनिटी ना लूँ, उनको दे दूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ऑफलाइन स्पीच लास्ट वीक दिया एज अ की नोट। क्या बात है। मैंने उससे पहले एरिया डायरेक्टर भी कर लिया, सारे क्लब के ऑफिसर रोल भी कर लिए, डिवीजन डायरेक्टर भी कर लिया, एंड यू आर नाउ एसोसिएट पीकेडी आल्सो, एंड स्पीच आज इस बार दी लास्ट वीक। हाँ, क्या बात है। वो क्योंकि हमेशा होता था कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लब वालों को, उनको रोल दे दो, जहाँ उनको दिक्कत हो वहाँ उनको फुल सपोर्ट दो, पर जितना आप उनको वो पर्सुएट कर लो कि नहीं रोल आप पिकअप कर लो। मैं वीपीएड को ही मैसेज कर देती थी कि अगर कोई नहीं करेगा टीम आउट मैं उस टाइम कर लूँगी, लेकिन जब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं थी ना, तब तक रोल ओपन छोड़ देना, कि किसी को भी पिक करना हो वो लास्ट मोमेंट में पिक कर ले।
फिर वहीं से वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप उसी मोमेंट में वो रोल पिक कर रहे हो. प्रैक्टिस से होता इज द है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो कल जैसे मेरे क्लब में भी मीटिंग थी सैटरडे को, वहाँ पे उन्होंने मुझे एज टीम आउट अपॉइंट कर दिया था. मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि मुझे भी टीम आउट करना है. तो मेरे माइंड में कुछ ना कोई टॉपिक्स रहते हैं कि हाँ अगर कुछ होगा तो ऐसा कर लेंगे. तो लास्ट टू लास्ट वीक आई अटेंडेड अनदर क्लब्स मीटिंग एंड द टीम आउट शेयर द स्टोरी टेलिंग थीम. तो वो थीम मेरे दिमाग में थी एंड आई ट्राई टू फ्रेम दैट थीम एंड यूज्ड इन दिस माय क्लब मीटिंग एंड इट वाज डन प्रेटी गुड. तो हो गया था. तो वो कॉन्फिडेंस भी शायद यहीं से मिला, जो एक टाइम पे टेबल टॉपिक्स में भी हाथ नहीं उठाते थे. आज की डेट में टीम आउट भी कर ले रहे हैं 20 मिनट का और सारी चीज़ें प्लान करके उसको लेकर के कि कौन सी टीम लेकर के जानी है, कहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स देना है, वो सब भी हो पा रहा है. वो आप उस टाइम अब दिमाग में उस टाइम सोच पाते हो कि बड़े से बड़े रोल में आप क्या कर सकते हो. ड्यूरिंग द रोल इटसेल्फ आप वो अकोमोडेट कर पाते हो. एंड स्पेसिफिकली फॉर मी अब टोस्ट मास्टर्स इतने सालों बाद एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बन चुका है. अब तो मैं अपनी थीम्स एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उठाती हूँ कि चाहिए कुछ मेरे को ट्राई करना है, एक स्पीच में निकाल दो या एक टीम आउट सेशन में निकाल दो, टेबल टॉपिक में बोल दो, तब वो फीडबैक मिल जाएगा अपने आप से भी और ऑडियंस से भी. तो यही मैंने भी किया लास्ट 6 मंथ्स, आई थिंक 5-6 मंथ्स हो गए होंगे. कोई भी स्पीच लिख नहीं रहे, ना कोई टीम आउट सेशन ना स्पीच, कुछ भी नहीं लिख रहे. जो भी होगा जिस दिन स्पीच है, मतलब जिस दिन मीटिंग है, सेम डे बहुत होगा तो शायद 1 घंटा पहले का प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ लिख लेंगे, कुछ पॉइंटर्स, और वही दे के आएंगे. अच्छा जाए खराब जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही एक स्किल है जो हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाली है. एग्जैक्टली. प्रिपेयर करके तो हम लोग ने स्कूल लाइफ पूरी कर दी, कॉलेज लाइफ कर दी, वहाँ पे प्रिपेयर करने का पूरा साल मिलता था जो आपको एग्जाम में देख करके आना था. लेकिन काम वो नहीं आ रहा. काम वो आ रहा है जब कोई प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुला लिया, उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया, उसका जवाब दे पाओ. इम्प्रॉम्प्टू जितना आ रहा है ना, स्किल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल. या एंड आप उसी को ट्रांसलेट कर सकते हो रियल लाइफ में. आप प्रिपेयर्ड कंटेंट को, मैं टोस्ट मास्टर्स को देखती हूँ एज अ प्लेग्राउंड, जिस स्किल को आप वहाँ सीख के अपनी रियल लाइफ में ट्रांसलेट कर सको. एंड इम्प्रॉम्प्टू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप बाकी रोल से सीख सकते हो लेकिन उनको डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते. टीम आउट रोल मैं देखती हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग. इनिशियली मैं अपने टीम आउट जिस हिसाब से देती थी, जो टॉपिक मुझे पढ़ने में पसंद है उसको टीम आउट में दे दो. नॉट बिकॉज सबको इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज मुझे वो एक्सप्लोर करना है. अच्छा. टाइम मैनेजमेंट और एक्टिव लिसनिंग ये सब कुछ मैंने ऑक्सिलरी रोल्स पे छोड़ दिया, उनसे मैंने वो सीखा. और इम्प्रॉम्प्टू स्किल्स एग्जैक्टली व्हाट यू कैन ट्रांसलेट. या इवैल्यूएशंस भी आप बहुत अच्छे से अपनी रियल लाइफ में ट्रांसलेट कर सकते हो. आपका कोचिंग, आपका कंसल्टिंग, ये सारी बिजनेसेस में इवैल्यूएशन इज़ द रोल दैट यू कैन ट्रांसलेट. आप वहाँ से वो स्किल सीखते हो कि किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे देना है. वो आपका डायरेक्टली कोचिंग में भी आ जाता है, वो आपका कंसल्टिंग में भी आ जाता है. क्या लगता है सेल्स जो प्रोफेशन है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी स्किल काम आती है अपने जो हम लोग टोस्ट मास्टर में सीखते हैं? बोथ ऑफ दीज. मुझे सबसे 2 इम्पॉर्टेंट रोल्स, नॉट रोल्स बट पार्ट्स, एक टेबल टॉपिक स्पीकिंग और इवैल्यूएशन में, चाहे वो स्पीच इवैल्यूएशन हो चाहे वो जनरल इवैल्यूएशन हो. इवैल्यूएशन भी सेल्स में लगता है? फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स में? हाँ, फीडबैक तो आई थिंक हर कॉन्वर्सेशन का पार्ट है. अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फीडबैक ऑन व्हाट यू सेड. तो फीडबैक आपका हमेशा काम करता है. ओके. टीम आउट से आप फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द कॉन्वर्सेशन ले सकते हो, पर इवैल्यूएशन से आप उसको कैसे रनिंग रखना है वो सीख सकते हो. कैसे आगे लेकर के जाना है, कंटिन्यू क्या करना है. अंडरटोन्स में बात कर रहे थे कि हॉट, न्यूट्रल, वार्म और कूल होते हैं, और इससे डिपेंड करता है कलर के कौन से शेड्स पहन सकते हो. हर कलर के वार्म और कूल शेड्स होते हैं. अगर सिंपल देखें तो वार्म और कूल शेड्स मतलब वार्म के लिए वार्म शेड्स, कोई भी कलर का टोन कूल की तरफ भी जा सकता है, वार्म की तरफ भी जा सकता है. जैसे फ्लोरोसेंट जो कलर्स होते हैं वो कूल कलर्स होते हैं. जैसे पिंक का फ्लोरोसेंट शेड कूल शेड है, लेकिन पिंक का रानी कलर जो होता है वो वार्म शेड है. तो जो वार्म अंडरटोन का बंदा है वो वार्म कलर पहनेगा तो उसको सूट करेगा. अगर वो कूल टोन का कलर पहनेगा तो उसको सूट नहीं करेगा, वो अजीब लगेगा. तो इस हिसाब से हमें अपना अंडरटोन का आइडिया होना चाहिए जिससे हम वो सही कलर पहन सकें. और न्यूट्रल अंडरटोन वाले का ये फायदा होता है कि वो वार्म भी पहन सकते हैं, कूल पहन सकता है. मतलब फ्लोरेसेंट भी और रानी कलर दोनों? हाँ, उसको वो दोनों कलर सूट कर जाएंगे. तो इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आपको कलर्स में ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि आपको कौन सा शेड पहनना चाहिए. आपको सारे शेड्स सूट करते हैं. सिर्फ मुझे ये ध्यान देना है कि कौन सा कलर पहनना है, प्लस क्या कॉम्बिनेशन. इसमें ये हो जाता है कि आप कूल कलर को वार्म कलर के साथ पहनोगे तो मिसमैच लगेगा, तो वो गलत लगेगा पहना हुआ. अगर आपने मान लो वार्म कलर की शर्ट पहन ली, जैसे रानी पिंक कलर का किसी ने शर्ट पहनी हो पर फ्लोरोसेंट वो कोट पहन लेगा या फ्लोरोसेंट कोई एक्सेसरीज ले लेगा तो वो आउट ऑफ प्लेस लगेगी. मेंस स्टाइलिंग में ये भी एक चैलेंज है कि आप बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं कर सकते. अब हमारी सोसाइटी में मेंस पैलेट न्यूट्रल ज़्यादा है
और उसमें कलर्स एज एन एडिशन आता है, जबकि फीमेल्स में आप कलर्स के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। फीमेल्स में अगर मैं फुल रेड सूट भी दे दूँ तो वो स्मार्ट लगेगी, वो उसके लिए पावर सूट लगेगा, लेकिन अगर मैं मेन स्टाइलिंग में किसी को फुल रेड सूट दे दूँगी तो लोग कहेंगे कि गोविंदा बन गए, वो डिफरेंस आ जाता है। तो हमें अपना एक न्यूट्रल पैलेट मेंटेन करते हुए उसके अंदर कलर्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। तो मैंने आपकी जो स्टाइलिंग गाइड है उसको मेजरली पहले ड्रेसिंग, शूज़, एक्सेसरीज में डिवाइड किया और फिर इन तीनों सेक्शंस को फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले ड्रेसिंग की बात करते हैं। ड्रेसिंग में आपकी जो मेजरली अभी जितनी भी है मेजरली सेमी फॉर्मल की तरफ है, उसको हम फॉर्मल में भी एक्सपैंड कर सकते हैं और इनफॉर्मल भी एक्सपैंड कर सकते हैं। Okay. ब्लैक एक न्यूट्रल कलर है और जो आपके पास अब जो सेट है वो उसका टेक्सचर भी न्यूट्रल है, वो ना रफ टेक्सचर बहुत ज़्यादा है ना वो बहुत शाइनी टेक्सचर है, तो ना फॉर्मल का टेक्सचर है ना वो इनफॉर्मल का टेक्सचर है, वो एक न्यूट्रल टेक्सचर है। अब अगर इसी में शाइनी होता तो वो कम्प्लीटली फॉर्मल हो जाता। शाइनी टेक्सचर्स फॉर्मल में चलते हैं और रफ टेक्सचर्स आपका इनफॉर्मल में चलते हैं, और जो ना बहुत फॉर्मल ना बहुत ज़्यादा शाइनी होता है ना बहुत ज़्यादा रफ होता है, जो एक रेगुलर टेक्सचर होता है जो नॉर्मली हम लोग ब्लेजर्स वगैरह में देखते हैं, वो एक न्यूट्रल टेक्सचर है। जैसे टक्सीडो होता है उसका हमारा जो लेपल होता है वो शाइनी होता है, तो वो साटन की तरफ जाता है, वो फॉर्मल टेक्सचर्स आ जाते हैं, उसमें ऐड करते हैं वो फॉर्मल सूट बन गया क्योंकि उसमें एक फॉर्मल पैच ऐड कर दिया। आप उसी में अगर लिनन थोड़ा सा कैजुअल की तरफ चले जाते हैं, ऑल द समर्स में फॉर्मल की तरफ यूज़ करते हैं। लिनन क्योंकि एक रफ टेक्सचर होता है वो कैजुअल की तरफ इनफॉर्मल की तरफ इंक्लाइन करना शुरू कर देगा ना। अगर आपको एक सूट ऐड करना हो तो नेवी ऐड करना नेक्स्ट, विंटर्स की वजह से। समर्स की तरफ आप ऐड करने जाओगे तो ग्रे ऐड करना। समर्स में ग्रे, हाँ, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, वॉट एवर यू कंफर्टेबल विद। समर्स में आप ग्रे की तरफ एक सूट ऐड कर सकते हो, विंटर्स में अगर ऐड कर लोगे तो नेवी की तरफ एक सूट ऐड कर सकते हो। सूट मीन्स कंप्लीट ट्राउजर। हाँ, सूट इज ऑलवेज सेम ब्लेजर एंड पैंट्स, और फॉर्मल में आपको सूट पहनना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लेजर्स एंड ट्राउजर्स, मतलब आपका टॉप और वो पैंट्स मैच करना चाहिए। इनके साथ आपको एक मेरे हिसाब से लाइट पिंक या लाइट ब्लू शर्ट या वाइट शर्ट ऐड करनी चाहिए, एंड फिर ये कॉम्बिनेशन आप एज इट इज़ पिंक और ब्लू शर्ट को ब्लैक के साथ भी, नेवी के साथ भी और ग्रे के साथ भी किसी भी कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। ग्रे के साथ भी वाइट कलर चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा, ये समर लुक देगा ना आपको। और इनफैक्ट चारों ब्लैक, वाइट, पिंक और ब्लू, लाइट पिंक और लाइट ब्लू, एकदम जो बिल्कुल हल्के वाला होता है, ये फिर चारों को आप किसी भी कोर्स के साथ पहन सकते हो, आपके सारे फॉर्मल सूट्स चलते रहेंगे। मतलब फॉर्मल में अगर जा रहे हो तो मुझे ब्लेजर प्लस ट्राउजर सेम कलर का होना चाहिए, हाँ। वो पहनना है। सूट हमेशा मुझको कहते हैं जो आपका टॉप और बॉटम सेम होता है। सेम। इसमें ब्लैक अगर ऐड करना है तो विंटर्स के लिए नेवी ब्लू, हाँ। और समर्स में अगर कुछ ऐड करना है तो वो ग्रे के। हाँ, मतलब आपका ये तब भी चलेगा, मतलब आप कब ऐड कर रहे हो उस हिसाब से सजेशन है। आप ग्रे विंटर में भी पहन सकते हो, उसमें अंदर व्हाइट शर्ट की जगह ब्लैक शर्ट पहन लोगे तो आपको वो विंटर एप्रोप्रिएट लगना शुरू हो जाएगा। और नेवी सूट को अगर आप विंटर्स में पहन रहे हो तो आप थोड़ी डार्कर शर्ट पहन लो, समर्स में आप लाइटर शर्ट पहन लो तो आपका वो समर्स में भी चल जाएगा। ये तीनों सूट आपके हर सीजन में चलेंगे। ये मैंने सिर्फ आप किस टाइम पे ऐड कर रहे हो उस टाइम थोड़ा आइडियल क्या हो जाएगा उस हिसाब से 2 कलर सजेस्ट करो, और ये तीनों कॉम्बिनेशंस आपके थ्रू आउट द ईयर पहन सकते हैं। और विंटर्स में अगर ऐड करना हो तो आप वेस्ट कोट ऐड कर सकते हो। वेस्ट कोट भी इन तीनों में से किसी एक कलर का भी लोगे ना तो इंटरचेंज करके डाल सकते हो। ये तीनों कलर्स ऐसे हैं ये कि इन्हीं 3 सेट को आपस में अदल बदल के कहीं से मिक्स एंड मैच कर लो, ये तीनों आपस में हमेशा बैठेंगे। नेवी ब्लेजर रख के ब्लैक ट्राउजर्स या ग्रे ट्राउजर्स, ब्लैक ब्लेजर रख के, हाँ वो सेमी फॉर्मल में चेंज हो जाएगा। ये 3 सूट्स का कॉम्बिनेशन और ये 4 शर्ट्स का कॉम्बिनेशन आपस में किसी भी पीस को किसी के साथ पहन लो हमेशा सूट करेंगे। अच्छा, मतलब ये 3 सूट और एक 4 शर्ट अगर ले लें तो फॉर्मल वाला सारे कंप्लीट प्लस फॉर्मल इनफॉर्मल 100% कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल। हाँ, फिर इसके बाद आप कलर्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो। इसके आउटसाइड आपको कुछ बेसिक वार्डरोब की जरूरत नहीं है, ये बेसिक वार्डरोब सेट होगी, इसके अलावा आप कलर्स जितनी मर्जी ऐड करो। अगर मुझे जैसे मेरे पास वाइट है या हाँ। फिर रेड कलर में है तो वो सब ऐड कर पहनने चाहिए। वो पहनने चाहिए। जैसे अब आपका नेवी कंपैरेटिवली इनसे ज़्यादा ब्राइट है ब्लैक और ग्रे से, ब्लैक और ग्रे बिल्कुल न्यूट्रल है, नेवी थोड़ा सा कलर है, तो इसके साथ बहुत डार्क जैसे रेड कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगा, उसमें थोड़ी न्यूट्रल शर्ट पहन लो। ब्लैक और ग्रे को मैं न्यूट्रल मानूंगी, नेवी को मैं कलर मानूंगी। तो नेवी के साथ आपको कलर सोचना पड़ेगा, वो हमेशा लाइट रखने की कोशिश करो या एकदम ब्लैक रखने की कोशिश करो। और ब्लैक और ग्रे के साथ तो कोई भी शर्ट पहनो, कोई कलर सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो येलो शर्ट है जिसमें ब्लैक आउटलाइनिंग है तो उसको आप ब्लैक के साथ प्रेफर करो इंस्टेड ऑफ नेवी या ग्रे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फिर एक कलर रिपीट हो रहा है। 3 कलर हो जाएंगे। हाँ, तो वो 2 कलर्स में वो सेट लग गया प्रॉपर। हाँ, अब ये जो कलर्स हम लोगों ने शर्ट की बात करी, ये सारे सॉलिड कलर्स होने चाहिए या फिर चेक्स में कोई पहन सकते हैं, चेक्स बिल्कुल पहन सकते हैं क्योंकि हमारे ब्लेजर्स प्लेन है। तो अभी चेक्स यूजुअली डिफरेंट कलर्स में भी होती हैं।
हाँ मतलब वाइट तो नहीं, मतलब कोई भी अगर एक कलर की सॉलिड कलर की शर्ट है उसके बाद अगर चेक्स होंगे तो वो हाँ। चेक्स होंगे वो डिफरेंट कलर में होंगे। चेक पहनते ही एक तो अगर वो अलग कलर का होगा, बिल्कुल अलग, तो वो सेमी फॉर्मल में आ जाएगा। सेमी में आ जाएगा। फॉर्मल में आपका यूजुअली सेम कलर का चेक आता है या हल्का टोन का डिफरेंस होता है, जो मतलब वाइट के ऊपर हल्के से ग्रे का टोन होगा या रेड के ऊपर ही हल्का रेड के ही किसी और टोन का उसी चेक shade में होगा। आ जाएगा। हाँ, उसी के डिफरेंट शेड्स में आएगा तो आपको फॉर्मल में पहन सकते हो। जब आप पैटर्न शर्ट में जाते हो या तो सेल्फ पैटर्न में शर्ट्स लेना, चेक्स में ले लो, स्ट्राइप्स में ले लो। फ्लोरल्स अवॉइड करना, फ्लोरल्स इस टाइम थोड़े आउटडेटेड जा रहे हैं, तो फ्लोरल साइड का पैटर्न्स मत उठाना। स्ट्राइप्स उठाओ, स्ट्राइप्स बहुत अच्छे लगेंगे, चेक्स बहुत अच्छे लगेंगे। चेक्स भी पतला चेक, मोटा चेक और ज़्यादा सेमी फॉर्मल की तरफ चला जाएगा। जितना आप पतले चेक में रहोगे वो आपका फॉर्मल की तरफ जाते जाएगा। फिर अगर इसमें आपने लिखा है ना वेस्ट कोट अगर ऐड करते हैं ना, वेस्ट कोट आप स्ट्राइप्स वाला ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। और किसी भी एक कलर का ऐड कर लो, वो तीनों के साथ चल जाएगा। ये कलर्स इनके साथ ना आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन से कलर के साथ क्या पहन रहा हूँ। ये कोट और ट्राउजर्स आपका आपस में हर किसी के साथ बैठ जाएंगे। ठीक है। एक ये अगर लेकिन सेमी फॉर्मल और फॉर्मल की हम लोग बात करिए, इनफॉर्मल में ये नहीं, इनफॉर्मल में तो नहीं पहनना कुछ भी इनमें से। उसमें तो कुछ भी नहीं हाँ, आता। और अगर स्टिचिंग अगर अच्छा ब्लेज़र कोशिश करो कि अगर आप या तो स्टिच करवा लो तो बेटर है, ब्लेज़र और ट्राउजर तो नहीं। अगर नहीं करवाते हो तो उसको हमेशा ऑल्टर करवाना है। ब्लेज़र की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपकी स्लीव 1 सेंटीमीटर बाहर निकले, फुल स्लीव्स। और फॉर्मल में अंदर हाफ स्लीव्स नहीं पहनना। ब्लेज़र के अंदर हाफ स्लीव शर्ट हाँ। बहुत पहनते हैं लोग, फॉर्मली नहीं पहननी बट उसमें चाहिए। दिखनी चाहिए। हाँ, आपकी हमेशा एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर स्लीव बाहर निकलनी अब चाहिए। वो कब दिखनी चाहिए? जैसे अभी ऐसे पैटर्न फोल्ड कर हुआ हैंड होता है, नहीं, अगर आप सीधे अगर खड़े हो ना तो आपकी शर्ट ब्लेजर से 1 सेंटीमीटर आगे होनी चाहिए। बट अब बैठे हैं तो ये यहाँ तक आ वो जाएगा। चढ़ेगी बिल्कुल। हाँ, आपका हाथ फोल्ड होगा तो ब्लेजर ऊपर चढ़ेगा। ब्लेजर चढ़ेगा। हाँ, ये मैंने डाला कि 1 सेंटीमीटर आपका शर्ट का कफ दिखना चाहिए। ट्राउजर्स आपकी शू पे लैंड करती हैं, हल्का सा वो आना चाहिए, गैदरिंग बहुत नहीं होती है। एक हल्का सा स्टेप आता है, अगर आपको बिल्कुल लैंडिंग नहीं चाहिए लेकिन हल्के से बेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपके मल्टीपल रफल्स नीचे बन रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीज़ आपको एडजस्ट करवानी पड़ेगी। अगर आप बनवा नहीं रहे हो, कोशिश करो बनवा लो, अगर कोई आपको सही टेलर सूट होता है। नहीं तो उसको हमेशा ऑल्टर करवा दो। या ब्लेज़र अगर बनवाओगे ना तो उसको ना कफ के बटन्स बोलना कि ओपन वाले बनवाएगा। एक होता है कि बटन सिर्फ लगा दिए, एक होता है खुलने वाले बटन। खुलने वाले बटन ज़्यादा क्वालिटी माने जाते हैं कि मतलब आपका ब्लेज़र अच्छी क्वालिटी का बना हुआ। वो एक निशानी होती है कि ब्लेज़र अच्छे सोच के बनवाए हैं कि आपके बटन्स खुलते हैं स्लीव के। खुलते हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं होता, नहीं, खुलते नहीं, है नहीं। क्योंकि बंद ही रहता हाँ, है। वो एक तरह से लग्जरी में माना जाता है कि ये स्टाइलिश बंदा है। तो क्या उसकी जगह पे हम लोग कफलिंग भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, शर्ट में यूज़ करते हैं कफलिंग्स। शर्ट में। ब्लेज़र में कफलिंग यूज़ नहीं करते, शर्ट में कफलिंग यूज़ करते हैं। ब्लेज़र का बटन आपका खुलने वाला होता है, और जब भी ब्लेज़र पहने तो नीचे वाला बटन बंद नहीं करना, हाँ, वो हमेशा ओपन रहेगा। फॉर्मल में बंद नहीं होता हाँ, उसमें? कभी भी बंद नहीं होता। कभी भी नहीं? हाँ, सिर्फ ऊपर वाला बटन बंद होते होता हैं, उसमें देखा है मैंने लोगों के है। बंद। टक्सीडो में एक ही बटन होता है। देखिए वो हाँ, बंद हुआ। हाँ, टक्सीडो में हमेशा बंद होगा। जब आपके 2 बटन हैं तो आपका नीचे वाला बटन कभी बंद नहीं होगा, वो हमेशा खुला रहेगा। फिर सेमी फॉर्मल में तो यही है कि आप यही को मिक्स एंड मैच करके जैसी मर्जी पहनो। इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये हर कोई हर किसी के साथ चलेगा। और अगर जीन्स पहनते हो अगर सेम कलर हो गया ऊपर हाँ। और नीचे तो वो फॉर्मल में आ जाएगा। हाँ। अगर मिसमैच होता है तो वो informal- सेमी फॉर्मल में सेमी फॉर्मल में आ जाएगा। हाँ, और उसकी जगह किसी भी ब्लेज़र के साथ आप जीन्स पहन सकते हो। अच्छा, ब्लैक और नेवी के साथ कोशिश करना कि आप डार्क या न्यूट्रल वाली पहनो, मतलब, और ग्रे के साथ लाइट या न्यूट्रल। एक होता है आपका नॉर्मल डेनिम, एक होता है उससे डार्क, एक होता है उससे लाइट। जो बीच वाले है वो तो आप किसी के साथ भी पहन लो। ग्रे के साथ अगर लाइट ग्रे लेते हो तो लाइट वाली कोशिश करना पहनो या न्यूट्रल वाली पहनो, और ब्लैक और नेवी के साथ डार्क वाली पहनो। और इसके अलावा आप जीन्स के बियॉन्ड चीनोज़ भी ले सकते हो। चीनोज़ में बेज से स्टार्ट कर सकते हो, बेज के बाद ग्रे में, और उसके बाद ऑलिव। और ये भी आपके मिक्स एंड मैच सबके साथ चलेंगे। ये भी कलर्स न्यूट्रल में आते हैं। ऑलिव आप थोड़ा सा नेवी के साथ अवॉइड करना, बाकी ये बेज और ग्रे मिक्स एंड मैच हर किसी के साथ चलेंगे। ऑलिव लेकिन ब्लैक ग्रे के साथ चल जाएगा। हाँ, नेवी के साथ नहीं चलेगा। ऑलिव भी ऑलमोस्ट हर किसी का जाएगा, क्योंकि ऑलिव ग्रीन का शेड और ग्रीन कलर सबके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। पर वो नेवी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा वो लग सकता है हाईलाइटिंग, तो उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं चीनोज की। हाँ, जीन्स तो अपनी जीन्स तो ब्लू में आएंगी। हाँ, जीन्स ग्रे में भी आती है, ग्रे जीन्स भी ले सकते हो। चीनोज अगर नहीं लेने हो जीन्स ग्रे भी ले सकते हो, वो भी स्मार्ट लगेगी। वो आप फिर वही है, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में पहन सकते हो। ठीक है। फिर सेमी फॉर्मल में आप टी शर्ट डाल सकते हो शर्ट की जगह। टी शर्ट स्टार्ट सॉलिड्स करके आप उसको फिर स्ट्राइप्स डाल सकते हो, या पैटर्न्स कोई अगर पिकअप करने हैं तो। उसमें भी अगेन फ्लोरल में मत जाना। फ्लोरल बहुत है मार्केट में, पर फ्लोरल फिर भी ना थोड़ा आउटडेटेड और थोड़ा
एज के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया लोगों ने। फ्लोरल्स इतना अब यंग जनरेशन में नहीं चल रहा, तो फ्लोरल्स अवॉइड कर सकते हैं। फिर विंटर्स में आप स्वेटर्स ऐड कर सकते हो। और जो टी शर्ट्स हैं ये अपने पोलो में, हाँ, सेमी फॉर्मल में पोलो या राउंड नेक भी ले सकते हो, राउंड और वी, बट पोलो प्रेफर करो। पोलो ही प्रेफर। हाँ, अगर राउंड या उसमें जाना हो सेमी फॉर्मल के लिए तो वी प्रेफर करना राउंड की जगह। और सेमी फॉर्मल में कोशिश करो प्लेन टी शर्ट पहनने की, बाकी आप इनफॉर्मल में पहनो जितने भी पैटर्न्स हैं। फुल स्लीव्स, सेमी फॉर्मल के लिए फुल स्लीव्स ऐड करना, और जो ऐसे शेड्स जो आपने शर्ट का शेड पहने हैं उससे रिलेटेड, या तो उसका डार्कर टोन हो जाए उसका लाइटर टोन हो जाए, वो प्रेफर करना। और अगर कोई और अगर कोई पैटर्न स्वेटर लेते हो, पैटर्न स्वेटर भी पहन सकते हो, तो उसके साथ शर्ट को मैच करना जो उसमें या तो कोई कलर ऑलरेडी हो या फिर वाइट या ब्लैक। न्यूट्रल हो जाए या तो शर्ट या स्वेटर का कोई कलर रिपीट हो रहा। ठीक है। और हाँ, अगर शर्ट आपको कोई ब्राइट पहनी है इसके साथ, स्वेटर फिर आप न्यूट्रल टोन का लो, ग्रे, वाइट, बेज, ब्लैक, नेवी। और सेमी फॉर्मल में आप पैटर्न शर्ट्स ऐड कर सकते हो, चेक्स, स्ट्राइप, सेल्फ टेक्सचर्ड, फ्लोरल्स में। और चाइनीज़ कॉलर आप बड़े आराम से पहन सकते हो सेमी फॉर्मल में। सेमी फॉर्मल, हाँ ना, लाइट ब्लू, लाइट पिंक भी उतना ही लाइट पिंक भी आता है ना, वो वाला पिंक आप फॉर्मल के लिए ले लो। वो ये दोनों शर्ट्स आपकी फॉर्मल के लिए बड़े आराम से, मतलब आपके 3 कोट्स, 3 सेट और ये 2 के साथ ना आपके डायरेक्ट कितने सूट बन गए, 6 सूट ऐसे बन जाएंगे। 3 के कॉम्बिनेशन में 9 हो गए। 2 शर्ट्स काउंट करिए ना मैं, वैसे तो अगर आप चारों शर्ट्स काउंट करो तो अभी 12 सेट हो गए। 12 सेट्स हो गए। हाँ, बड़े आराम से 12 ये वाले सेट हो गए, और अगर इसके कॉम्बिनेशन सेमी फॉर्मल में उठाओ तो और ज़्यादा हो गए। तो सिर्फ ये 3 आइटम ऐड करके आपका बहुत एक वो वार्डरोब एक्सपैंड हो सकता है, आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर इसके बाद अगर आते हैं इनफॉर्मल पे, इनफॉर्मल में क्योंकि आप शर्ट्स में और सेमी फॉर्मल में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो कैजुअल शर्ट्स से आप स्टार्ट कर सकते हो एक्सपैंड करना। कैजुअल शर्ट्स एलपी पे बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स थे, हाफ स्लीव्स भी फुल स्लीव्स भी, दोनों की कलेक्शन बहुत अच्छी है। स्ट्राइप्स की हैं, थोड़े सेल्फ डिज़ाइंस बहुत हैं, तो उनमें सारी शर्ट्स मेरे को अच्छी लग रही थी। कोई भी आप आराम से एक्सपैंड कर सकते हो जो आपको समझ में आ रही हो कि आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। फिर इनफॉर्मल में आप सॉलिड्स के साथ साथ स्ट्राइप्स ऐड कर लो। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ऐड करोगे तो आप विजुअली विड्थ ज़्यादा लगेगी, तो आपके शोल्डर्स ब्रॉड लगेंगे उसमें। लॉन्गर स्ट्राइप्स ऐड करोगे तो हाइट में लॉन्गिश आएगा। तो ये चीज़ें 2 सोच के आप अपनी टी शर्ट चूज़ कर सकते हो कि आपको जो टी शर्ट पहन रहे हो कैसी लगेगी। इससे फर्क पड़ता है? हाँ, ऑनेस्टली आपकी बॉडी में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ना एक उस फ्रेम में हो जहाँ आप बहुत ओवरवेट भी नहीं हो, बहुत अंडरवेट भी नहीं हो। जैसे जो ओवरवेट लोग होते हैं ना, उनको ब्रॉडर स्ट्राइप्स बना करते हैं क्योंकि वो और फिर ज़्यादा चौड़े लगेंगे, या उनको बहुत बारीक स्ट्राइप्स बना करते हैं वर्टिकल में भी, क्योंकि जब आगे स्ट्राइप्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी तो आप और ज़्यादा चौड़े लगोगे। तो स्ट्राइप्स के साइज़ का और अलाइनमेंट का उन लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, या जो बहुत पतले होते हैं उनको लंबी स्ट्राइप हॉरिजॉन्टल पहननी बोलते हैं जिससे वो ब्रॉड लगे। आपके फ्रेम में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप अपनी चॉइस से जो आपको पसंद आ रहा हो उस हिसाब से पहन सकते हो। इसका कोई कलर? कलर्स नहीं, कलर्स आप पे सारे सूट करते हैं, जो आपको कलर पसंद आ रहा है पहन सकते हो, आपको किसी भी कलर को सोचने की जरूरत नहीं। डार्क, लाइट, कुछ भी? हाँ, जिस दिन आपको लगे कि अच्छा, जैसे आपको सेंटर का अपना थोड़ा है कि कॉन्शियस जिस दिन फील होता है उस दिन आप डार्क कलर प्रेफर कर दो, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। या टी शर्ट फुल टक इन करने के बजाय हाफ टक इन करो, फ्रंट टक इन करके बैक। फॉर्मल में टक इन करना है? मर्जी है, मर्जी। हाँ, इनफॉर्मल में हम टक इन करो तो वो एक दिमाग में होता है कि ज़्यादा स्मार्ट लगता है, तो वो आपको जिस दिन जैसा माइंड में होना कि इसकी ज़रूरत है उस दिन कर सकते हो। जिस दिन आप कॉन्शियस हो उस दिन मत करो, जिस दिन लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं उस दिन कर लो।